Constitution is the set of legal documents, rules and regulations. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं कैसे किसी कंट्री को गवर्न किया जाए। सो यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established precedents that constitute the legal basis of polity, organization, or other type of entity, and the commonly determines how that entity is to be governed. So when constitution was written, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट किया गया था? So it was written on 26 November 1949 और इन्फोर्स्ड कब हुआ था? इन्फोर्स मीन्स लागू कब हुआ था? It was on 26 Jan 1950. So at that time, Constitution had 395 articles. So 1950 में जब वो इन्फोर्स हुआ तो इसमें ओवरऑल आर्टिकल वो 395 एंड 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। लेकिन अगर हम करेंटली देखें तो आज के टाइम में देयर आर 470 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में है, 12 शेड्यूल्स है एंड 5 अपेंडिसेस है। नाउ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 1,46,385 वर्ड्स का है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिया गया है 10 कंट्रीज से। दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है 10 कंट्रीज से। 10 कंट्रीज के बहुत सारी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया। उसके बाद जो उसके फीचर्स हैं वो इन 10 कंट्रीज से लिए गए, या हम कह सकते हैं इंस्पायर्ड की हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इन 10 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, इनसे इंस्पिरेशन लेकर के। सो टेकन फ्रॉम 10 कंट्रीज, ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन कहेंगे अभी आज के टाइम में, रशिया है, साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड जर्मनी। Constitution have been amended 105 times. 105 times इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट मीन्स चेंज हो चुका है। सो हमारा जो 105th अमेंडमेंट था वो 2021 में हुआ था एंड इट वाज रिलेटेड टू दी ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, राइट। तो स्टेट्स को राइट दिए जाने के लिए किया गया कि उनको राइट मिले कि वो रिकॉग्नाइज करें कि उनकी स्टेट में कितने लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस हो सके। नाउ 104th फॉर योर नॉलेज, अगर हम देखें 104th अमेंडमेंट कब हुआ तो ये 2019 में हुआ था और ये अमेंडमेंट हुआ था फॉर दी SC/ST रिजर्वेशन जो कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए था। पहले ये 70 ईयर्स तक का रिजर्वेशन था, फिर इसको इस अमेंडमेंट में 80 ईयर्स तक कर दिया, यानी 10 ईयर्स और बढ़ा दिया गया। और जो 2 सीट्स रिजर्व रहती थी एंग्लो इंडियंस के लिए पार्लियामेंट में, वो इन हाउसेज में वो भी रिमूव कर दी। वो सीट्स एंग्लो इंडियंस की थी तो वो सीट्स को भी 2019 में रिमूव कर दिया गया। अब आज के टाइम में कोई एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व नहीं है। तो अगर हम पहले एंग्लो इंडियंस की बात करें, 2 सीट्स जो रिजर्व रहती थी, तो पहले जो एंग्लो इंडियन थे वो फ्रैंक एंथोनी एंड A.T. बैरो थे, जबकि जो 2019 में लास्ट एंग्लो इंडियंस की जो 2 सीट्स ऑक्यूपाइड थी वो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे ने करी थी ऑक्यूपाई। ओके, नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हिंदी में अगर हम कहें तो संविधानवाद कहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में संविधान कहते हैं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में संविधान कहते हैं, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हिंदी में संविधानवाद कहते हैं। सो ये पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड बाय लॉज। जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो लॉज के द्वारा लिमिट रहती है, यानी गवर्नमेंट को भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को फॉलो करना होता है। सो इट इज लिंक्ड विद द प्रोग्रेस एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसीज। तो जो उनकी पावर होती है वो प्रोग्रेस और डेमोक्रेसी स्प्रेड हो इससे लिंक रहती है या इससे संबंधित रहती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सो फीचर्स में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, देन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, फेडरल सिस्टम होता है जिसमें यूनिटरी बायस है, फंडामेंटल राइट्स आर देयर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, देन फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता है, यानी कि जो 18 इयर्स के हैं उनके पास राइट है वोट करने के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एक अलग ही जुडिशरी सिस्टम है, सेकुलर स्टेट है, यानी सारे रिलीजन को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया जाता है, देन सिंगल सिटीजनशिप है, सो single citizen all citizens of India has common national identity regardless of their states of residence. So these are the um features of the constitution. Now the next topic is constituent assembly. So हमारी जो constituent assembly है वो बनाई गई थी 9 दिसंबर 1946 में. फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड किया गया था वो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रोवाइड किया था. So constitution making body was elected by provincial legislative assembly. So there were total 389 members थे, out of which 93 were representative of princely states and 296 were from British India. प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं? प्रिंसली स्टेट्स पहले यहाँ इंडिया में आपने सुना होगा बहुत सारे राजा महाराजा रहते थे, तो वो अपनी टेरिटरी में नो किसी को अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रहते थे, तो वो जो राजा महाराजा की जो टेरिटरी होती थी उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं. तो 93 रिप्रेजेंटेटिव दिए गए इन प्रिंसली स्टेट से और 296 जो थे वो इंडिया जहाँ पे ब्रिटिश रूल करती थी, ब्रिटिश इंडिया जिसे कहेंगे, मेंबर्स लिए गए. तो ओवरऑल 389 मेंबर्स लिए गए. सो 1947 में जबकि क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट ज्वाइन किए थे तब, एंड फिर इसमें 1947 में मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट एक साथ मिल गए और फिर वहां पर सिर्फ 299 मेंबर्स ही बचे. यहाँ पर कमिटीज बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, एंड यहाँ पे 22 कमिटीज थी. देयर 22 कमिटीज जिसमें 8 मेजर कमिटीज थी, बाकी सारी माइनर कमिटी थी. तो 8 मेजर कमिटीज जो थी उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, स्टेट कमिटी, जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमिटी, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी इम्पोर्टेंट सारी कमिटीज हैं, बट ड्राफ्टिंग कमिटी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ड्राफ्टिंग कमिटी ही बहुत इन्वॉल्व थी. सारी कमिटीज ही इन्वॉल्व थी बट ड्राफ्टिंग कमिटी वो कमिटी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का, ड्राफ्ट करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में कितना टाइम लगा? 2 years 11 months एंड 18 days. ठीक है, जिसमें से 11 सेशंस हुए थे, 165 डेज का ओवरऑल लगे. फर्स्ट मीटिंग इसकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी न्यू दिल्ली में. डॉक्टर सज्जदानंद इंटरिम प्रेसिडेंट थे, यानी टेम्परेरी 3 days के लिए ही ये प्रेसिडेंट बने थे. उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया इस कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, और फिर एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया. तो चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने ही पूरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ढेर सारी 10 कंट्रीज जहाँ से लिया गया था, और फिर ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया. Constitution of India was drafted by Constituent Assembly. It was implemented under Cabinet Mission Plan 1946. अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि 1934 में एमएन रॉय ने
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए एक प्रपोजल रखा, जिसे सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में। उसके बाद गोपालाचारी ने भी इसको सपोर्ट किया और एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी। एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सब लोग अपना वोट दे पाए जो भी 18 ईयर्स के हैं। पहले जो वोटिंग देने की एज थी वो 21 ईयर्स थी, बाद में 18 ईयर हो गई। ठीक है, सो 1939 में ऐसा राजा गोपालाचारी ने इनिशिएट किया। देन 1940 में ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया। देन हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजा गोपालाचारी, के एम मुंशी and A.K. Iyer. They were the prominent leaders of the Constituent Assembly. The main functions of the Constituent Assembly: framing the Constitution, enacting laws and involved in decision making process. नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट किया गया था या एक्सेप्ट किया गया था कब? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में हमारा जो फ्लैग है उसको एक्सेप्ट किया गया। नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किए गए थे या एक्सेप्ट किए गए थे 24 जनवरी 1950 में। तो 24 जनवरी 1950 में हमारा नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन अधिनायक, एंड इट वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, और इस किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सो इनको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल एंथम एंड सॉन्ग। तो दैट डेट वाज 24 जनवरी 1950। जबकि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 में। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिमेन इन बीइंग फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स थी, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके का फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। Now the next topic is preamble. Preamble is very nice topic. So preamble क्या होता है? Preamble एक brief introductory statement होती है। अगर हम इसका definition wise देखें तो preamble is an introductory and expressionary statement in a document that explains the purpose and underlying philosophy. Now it is based on objectives resolution which was moved in the Constituent Assembly by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, or then it was accepted on 22nd January 1947 and adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. Coming into force on 26th January 1950, celebrated as Republic Day of India, and was initially drafted by Jawaharlal Nehru. The words socialist, secular, and integrity were later added during the Indian emergency by Indira Gandhi. सो अमेंडेड वंस हमारा जो प्रीएम्बल है उसको अभी तक सिर्फ एक बार ही चेंज किया गया है या अमेंड किया गया है। दैट वाज ऑन 18 दिसंबर 1997 में, सॉरी 1979 में, 18 दिसंबर 1979 में सिर्फ इसको अमेंड किया गया है और ये हमारा 42nd अमेंडमेंट था। अमेंडमेंट में क्या किया गया? अमेंडमेंट में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था और साथ में इंटीग्रिटी को भी जोड़ा गया था। सो इंटीग्रिटी, socialist and secular, three were the term which were added. So sovereign was earlier there. Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Then unity of India पहले था, तो उसके बाद अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया? यूनिटी ऑफ इंडिया चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया। ठीक है, सो 2 वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड किए गए और इंटीग्रिटी ऐड किया गया। पहले क्या था? पहले यूनिटी ऑफ इंडिया था। सो इट डिक्लेयर्स इंडिया क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक
republic nation. It provides objective to secure justice, liberty, equality, fraternity to maintain unity and integrity of nation. So जो टर्म जस्टिस है उसको यूएसएसआर से लिया गया ये वाला टर्म. लिबर्टी जो है और इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये जो थ्री वर्ड्स हैं लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इसको फ्रांस से लिया गया. जस्टिस को यूएसएसआर से लिया गया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से. ओके इट मेंशंस द डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड. तो प्रियम्बल में डेट लिखी होती है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. अब थोड़े से इसके की एलिमेंट्स देखिए तो समझने के लिए. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया दिस फ्रेज emphasizes that the constitution's authority comes from the Indian people. तो जब आप पढ़ेंगे प्रियम्बल को तो उसमें सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा करके लिखा हुआ है उसमें. तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम एम्फसाइज करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी देते हैं. ये अथॉरिटी इंडियन पीपल से आती है. तो कुछ वर्ड्स हैं इसको समझ लेते हैं. जैसे सॉवरेन लिखा हुआ है तो सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सटर्नल पावर. अब इस पे कोई भी एक्सटर्नल पावर की गुलामी नहीं है. अब इसके जो डिसीजन होंगे वो उसके खुद के डिसीजन होंगे. इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चल सकता. सो इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है सॉवरेन. नाउ सोशलिस्ट. सोशलिस्ट का मतलब implies the commitment to social and economic equality with a mixed economy. So socialist means कि इसका एक इक्वालिटी होनी चाहिए जिसमें सब सोशली इक्वल हो इकोनॉमिकली इक्वल हो. तो अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है क्योंकि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है. यानी कि अब प्राइवेट हैंड्स में जा रहे हैं. तो अभी कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास है कुछ सेक्टर्स प्राइवेट के पास है. तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है. वैसे पहले कम्प्लीटली सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करती थी बट विद द टाइम ये मिक्स्ड हो गई और हो सकता है उसके बाद ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर हो. फिलहाल सेकुलर. सेकुलर का मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष इंश्योर्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. देन डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय एंड अकाउंटेबल टू द पीपल. रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक इलेक्टेड है प्रेसिडेंट नॉट हेरिडिटरी मोनार्क. यानी कोई किंग या मोनार्क है ना जैसे हेरिडिटी इंग्लैंड में रहता है इस तरीके से नहीं है. यहाँ पे कोई राजा महाराजा का रूल नहीं चलता. यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है जिसे हम चुनते हैं. ये रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है. जस्टिस. जस्टिस कैसी होनी चाहिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सारे सिटीजन्स के लिए. लिबर्टी फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप. इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स. So November 26, 1949, the date the constitution was adopted. So इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. Now there are few acts which are important. So Government of India Act 1935. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो बहुत ही बड़ा था तो इसलिए इस एक्ट को दो पार्ट में बांटा गया. दो पार्ट में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ वर्मा एक्ट बना. सो इसमें ओवरऑल 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स थे. लेंदी था. उसके बाद कॉज क्या था कि राइजिंग डिमांड थी फॉर द इंडियन पार्टिसिपेशन. साइमन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था. देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी. देन वाइट पेपर ऑफ 1933 यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज्ड अ वाइट पेपर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस which served as the basis for Act 1935. फीचर्स अगर देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ. प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट. डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इनटू थ्री लेयर्स फेडरल प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट.
Residuary powers to the viceroy. Viceroy के पास थी residuary power. Federation never came into being. Princely state did not join. Provincial autonomy diarchy को provinces में हटा दिया गया. Provinces allowed to act as autonomous unit. Governor required to act with the advice of ministers responsible to provincial legislature. Now diarchy center पे क्या था? Federal subjects divided into reserved and transferred. This provision never came into effect. Bicameralism in provinces introduced 6 of 11 provinces Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces now consisted of Legislative Council, Upper House and Legislative Assembly, Lower House. तो बाइकैमेरलिज्म का मतलब ही होता है कि दो हाउस बनाना. Then communal representation extended. So separate electorates for depressed classes, women and labor workers. So एक communal representation को भी extend किया गया. Then Council of India को abolish कर दिया गया. Extended franchise, about 10% of total population got right to vote. Reserve Bank of India को बनाया गया 1935 में, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है. वो इस एक्ट के ही प्रोविजंस का रिजल्ट है. देन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए, जिसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस. देन फेडरल कोड आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया 1937 में. देन द अनदर एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये पास हुआ था जुलाई में. तो ऑफिशियली डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. द पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो देयर वाज द माउंटबेटन प्लान. वो माउंटबेटन प्लान क्या था? 3 जून को उसने ये प्लान रखा, जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया और जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रांसफर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तो इसी प्लान को डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं. And at the time of independence, 562 small and big princely states थी. तो इंडिपेंडेंस के टाइम में अराउंड 562 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर, जिसमें बड़ी भी रियासतें थी राजा महाराजाओं की और छोटी रियासतें भी थी. तो वो लोग सब ये कह रहे थे कि हम मिलकर नहीं रहेंगे. अपनी जो स्टेट्स है, अपनी जो प्रोविंसेस है, टेरिटरी है, उनको मिलाएंगे नहीं. हम अपना इंडिविजुअल रखेंगे टेरिटरी का नाम और अलग ही अपनी एक रिकॉग्निशन लेंगे. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. इन सब को प्रिंसली स्टेट्स को, जितने भी छोटे और बड़े महाराजाओं की रियासतें थी, उन लोग से जा करके बात करी और उन सबको कन्विंस किया कि आप लोग मिल करके एक इंडिया बनाइए, ना कि अलग 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 अपना स्टेट्स को, अपनी प्रोविंसेस को रखिए. इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल काम को किया था. देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूज्ड आयरन हैंड इन दिस रिगार्ड. आप सोच सकते हैं कैसे इन 562 प्रिंसली स्टेट को मिलाना. इट्स नॉट अ बिग टास्क, सॉरी, इट्स नॉट यू नो चाइल्ड्स प्ले. इट वाज अ वेरी बिग टास्क. तो इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. So by August 1947, all states except Jammu Kashmir, Hyderabad, Junagadh, गोवा एंड पौंडीचेरी ये नहीं मिले थे. बाकी सबने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन क्या है कि उसमें आपको ये बताना है कि आपको इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है. तो इन स्टेट्स ने, इन टेरिटरीज ने नहीं साइन किया था, क्योंकि जिसमें गोवा में पोर्चुगीज रहते थे और पौंडीचेरी में फ्रेंच रहते थे, और बाकी सबने साइन कर दिया. ठीक है. सो नाउ देयर वाज द टाइम फॉर द पार्टीशन. सो रेड क्लिफ पार्टीशन लाइन बनी 1947 में. साइरिल रेडक्लिफ क्या थे? साइरिल रेडक्लिफ चेयरमैन थे बोथ टू सी पार्टीशन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाना.
दैट वाज द टास्क फॉर द रेड क्लिफ। उनको एक ये भी दिया गया कि अब दोनों में पार्टीशन करा के इंटरनेशनल बाउंड्रीज को फिक्स करना है। सो क्लीमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिजाइन किया। और जो बर्मा था वो पहले ही सेपरेट हो चुका था 1937 में। देन जब वहां पर बंटवारा हुआ तो जो लाइन बनी यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ईस्ट जो दे वो पंजाब, तो ईस्ट पंजाब इंडिया की तरफ आया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान की तरफ गया। उसी तरीके से पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो फिर कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में 1971 में। बाकी जो वेस्ट पाकिस्तान था वो आज भी मेन पाकिस्तान है। सो इस तरीके से जो उनकी बाउंड्रीज थी इन एरियाज में, दैट वर रेड क्लिफ लाइन या पार्टीशन लाइन कहते हैं। यू कैन गूगल इट, आपको एक पार्टीशन की रेड क्लिफ लाइन दिख जाएगी। देन एवोल्यूशन ऑफ यूज ऑफ द टाइटल, जैसे राजा महाराजा, एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ब्रिटिश मोनार्क्स यूज करते थे उन सबको हटा दिया गया। जो माउंट बेटन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, क्योंकि उसको बोला गया कि आप यहाँ पर कंटिन्यू करिए। और तो ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर बने। Now the next topic is fundamental rights and fundamental duties। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।